हमारे आज के रियल लाइफ संवाद के एक और एपिसोड में हमारे पास और एक अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हमारे साथ में है। दोस्तों, इस रियल लाइफ संवाद के चैनल के जरिए हम लोगों को अनुभव शेयर करना चाहते हैं। आजकल होता ये है कि लोग किताब से तो पढ़ते हैं, मगर क्यों ऐसा कुछ न किया जाए कि एक रियल लाइफ अनुभव से, उनके अनुभव के द्वारा लोगों को एक नॉलेज मिले। और वही कॉन्सेप्ट को लेकर हमने इस रियल लाइफ संवाद की सीरीज शुरू की हुई है। आज हमारे साथ एक मैथ्स के टीचर अवेलेबल है जो काफ़ी सालों से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सर खुद अपना इंट्रोडक्शन दें, मैथ्स के बारे में कुछ बातें बताएं और हमारे व्यूअर को आज का एपिसोड कैसा रहेगा वो भी बता दें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धार्मिक सोलंकी। मैं पिछले 7 साल से बहुत सारी स्कूल में पढ़ा चुका हूँ और साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी मैंने काम किया है। इन 7 साल की जर्नी में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके दिमाग में मैथ्स के प्रति एक ये स्टेज है कि जहाँ पे बच्चों को ये मैथ्स में प्रॉब्लम आने लगता है, जो बेसिक फाउंडेशन स्टैंडर्ड है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, तो 7 साल में मैंने जो भी सीखा है उससे मैं कोशिश करूँगा कि सर के सवालों के जवाब मैं अच्छे से दे पाऊँ। तो यही कोशिश आज की रहेगी। सर, जैसा आपने बताया कि 7 साल का अनुभव हो चुका है आपका, Yes, तो कोई एक ऐसा अनुभव जो आपको ऐसा लगता है कि वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा कोई स्टूडेंट के साथ? सर, ये एक्सपीरियंस में सबसे पहले ये सवाल इससे भी जुड़ता है कि मैं 7 साल से मैथ्स कैसे पढ़ा पाता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जब आप बच्चों को देखते हैं तो 1-2 घंटे के क्लास में वो ऐसा बोलने लगते हैं कि सर अभी बस हो गया। तो 7 साल से इसमें काम करने की वजह यह है कि जब भी मैं पढ़ाने लगता हूँ और जब कोई चीज़ बच्चों को समझ में आती है और उस बच्चे का तब एक्सप्रेशन जो होता है वो सर बहुत ही ज़्यादा देखने लायक होता है। मतलब एक चीज़ हमको ये भी समझ में आती है कि बच्चों को जब मैथ्स आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उनको मैथ्स नहीं आता है, इसलिए वो मैथ्स से दूर भागने लगते हैं। सो अगर कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि उनको मैथ्स आने लगे तो फिर उसको मज़ा भी आने लगेगा। सो ये हर बार का ये एक्सपीरियंस है, मतलब ये मैं हर एक क्लास में समझता हूँ और ये बच्चों के प्रति देखता हूँ कि ये कैसा एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, तो मैथ्स समझ में आने लगता है। सो तो यही मेरा हर साल का हर दिन का एक्सपीरियंस रहेगा सर। इसलिए अगर आपने ध्यान से सुना हो, सर ने लास्ट में भी बोला कि मेरा ये हर दिन का एक्सपीरियंस है। राइट। 7 साल की जर्नी सर ने जस्ट ऐसे ही नहीं निकाली, लेकिन सर ने जो बताया कि ही इज़ एक्सपर्ट इन फेस रीडिंग। कोई भी टीचर, और मेरा सर ये मानना है कि इसीलिए शायद आप आपका मैथ्स बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यू आर फेस रीडर। बच्चे के एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाता है कि मैथ्स समझ में आया है या नहीं आया है, और हर एक्सपर्ट टीचर को वो जानना ज़रूरी है। और अगर वो एक्सप्रेशन नहीं आया है तो टीचर, जैसे कि आपने ये जिम्मेदारी है कि भाई हाँ, वो जब तक वो खुशी का फेशियल स्माइल नहीं है तब तक उसके दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर करवाना, शायद वो इसको ही आप अपना बहुत सही बोला सर आपने। बहुत उसको ही आप अपना अच्छा एक्सपीरियंस मानते हैं। एंड रियली ग्रेट टू नो कि आपके बात से ये जानने को मिला, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये है कि हर टीचर को भी ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चे के एक्सपीरियंस, उसका एक्सप्रेशन से ही हमारी खुशी होनी चाहिए। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट सर। सर, एक खराब अनुभव के बारे में भी अगर आप कुछ बताना चाहें कि कोई स्टूडेंट के साथ हुआ हो, आपके साथ हुआ हो, फिर भी आपने मैथ्स को पकड़ कर रखा। सर, ये आई थिंक 3 साल पहले की बात है। ओके। एक स्टूडेंट मेरे पास आया था और जिसको कोरोना में काफ़ी ज़्यादा जो स्टडी लॉस है वो हो चुका था। अब ये स्टूडेंट आके मुझे ऐसा बोल रहा है, तो मैंने उसको कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ाना शुरू किया और वो 9th स्टैंडर्ड में था। अब 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि सर मुझे सीखना है, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट भी है लेकिन मुझे आता नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मेरे लिए ख़राब एक्सपीरियंस रहा था। अब 9th स्टैंडर्ड के अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि आप बेसिक से अगर पढ़ाना शुरू करोगे तो उसको उस लेवल पे ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है उन दिनों में कि अगर हमारा स्टडी लॉस है वो प्रीवियस स्टैंडर्ड में हो रहा है तो हम अगले स्टैंडर्ड में जाने से पहले उसको कंप्लीट कर लें। अगर ये हम नहीं कर पाएंगे तो फिर टीचर भी इस टाइम पे थोड़ी सी उसकी भी लिमिटेशंस आ जाएगी सिलेबस की वजह से, तो ये दिक्कतें आने लगती है। सो जब भी मैं ऐसे स्टूडेंट को देखता हूँ जो पिछले 3 या 4 साल से कंटिन्यूअस स्टडी लॉस हो रहा है,
तो ये एक टीचर के लिए जानना फिर उसको आगे ले जाना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा सर। राइट, बहुत नो आई ओपनिंग जिसको बोल सकते हैं कि भाई 9th स्टैंडर्ड में आके रिवर्स ले जाना, मतलब 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, वो शायद डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए और टीचर के लिए भी। अब जब ऐसा केस होता है सर, तब आपको भी हुआ होगा, हम सबको ऐसा होता है कि भाई अभी तक किया क्या, और जो टेकन इज ग्रांटेड ले लेते हैं, इजीली ले लेते हैं कि भाई चलो नेक्स्ट ईयर जाके करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि उसमें नॉट ओनली स्टूडेंट, पेरेंट्स और जितने भी टीचर ने उनको पढ़ाया हुआ है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि भाई बच्चों को ऐसे ही आगे ना भेजें। सही बात है सर। राइट सर, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आपकी जर्नी के बारे में बताओगे कि जहाँ तक मुझे पता है आपने MSc B.Ed किया हुआ है B.Ed किया है। और उसमें आपका मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट है। यस सर। जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब आपने मैथ्स ही डिसाइड किया था कि उसमें ही आप MSc करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ था कि आपको ऐसा लगा कि आपको मैथ्स में आगे बढ़ना चाहिए? सर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1 to 7th स्टैंडर्ड तक मुझे मैथमेटिक्स है वो बहुत ही पसंद था। फिर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया तो मैं हॉस्टल में चला गया पढ़ने के लिए। अब हॉस्टल में क्या होता है कि अगर आपका पढ़ाई में मन लग गया तो लग गया, बाकी सारी चीज़ें छूट जाएगी। तो मेरे साथ सेम वैसा हुआ कि स्टैंडर्ड 8th 9th और 10th में मैंने मैथ्स की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की सर। मतलब एकदम ज़ीरो लेवल पे आ गया। अब फिर भी मुझे मैथ्स पसंद था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि 10th में मैथ्स के कम मार्क्स आने के बावजूद भी मैंने 11th में साइंस लिया। उसमें भी मैंने ए ग्रुप लिया। बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स तो देखो बहुत ही ज़्यादा लो है, एकदम पासिंग पोजीशन पे तुम हो और तुम ए ग्रुप क्यों ले रहे हो। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये इंटरेस्ट की बात है तो 11th साइंस के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स मुझे आए, 12th के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स आए। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि मैथ्स आपको कब पसंद आता है, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। जो मैंने 8, 9, 10th में मैथ्स पढ़ा वो काफ़ी लो क्वालिटी का पढ़ा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे जहाँ पे पढ़ाया गया वो मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला था। इसके कारण इंटरेस्ट होने के बावजूद भी मैं उससे दूर जाता गया। लेकिन जैसे ही मैं 11th में आया तो मुझे एक ऐसे सर मिले जिन्होंने मैथ्स क्या है वो मुझे समझाया, और वो बात है वो मुझे क्लिक कर गई। आज मैं जब भी मुझे कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर ये आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, उस हर एक मोमेंट पे मैं उस सर को याद करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल उसके जैसा पढ़ाता हूँ सर। तो यही बात है जो मुझे मैथ्स के प्रति और भी आगे ले जाती है। MSc करने के लिए भी किया और आगे मैं PhD भी इसमें करने वाला हूँ। तो ये बात है सर कि मैथ्स अगर आपको पहले से ही पसंद है तो आप उसमें आगे बढ़ते ही जाओगे सर, ये रुकने का नाम नहीं लेगा सर। सर के शब्दों में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया, दैट इज़ इंटरेस्ट। सर की जर्नी में हमने देखा कि 1 to 7 वो अच्छा कर रहे थे, 8, 9, 10th में डाउनफॉल बोलो या फिर इंटरेस्ट कम बोलो जो भी, तो वो कम आया। लेकिन फिर से सर ने एक नई जर्नी की शुरुआत की 11th 12th और अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक जो पॉइंट आता है दैट इज़ इंटरेस्ट। जब कोई भी इंसान का कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है, देन आफ्टर ही बिकम अनस्टॉपेबल। और वही एक जिम्मेदारी होती है परिवार की, समाज की या टीचर की, कि बच्चों के अंदर क्या करे ताकि वो सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट आ जाए। सर एक और बात इसमें मैं ऐड करूँगा सर, कि जैसे बहुत सारे पेरेंट ऐसा बोलते हैं कि मेरा बच्चा है ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है पर मार्क्स नहीं आते। इस लेवल पे अगर आप इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अगर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट आने लगा तो जो काम आप 3 दिन में कर रहे हो वो काम 3 घंटे में हो सकता है। यही जो बात है वो मुझे मेरे 11th 12th के टीचर ने सिखाई कि तुम इंटरेस्ट के साथ कम टाइम में कितना ज़्यादा एफर्ट के साथ काम कर सकते हो। सो यही बात है कि जो भी आप देखना मैथ्स में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं करते, वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं मैथमेटिक्स के साथ। तो यही रीज़न है कि उसका रिजल्ट भी है वो इम्प्रूवमेंट ही दिखती है हर बार हमको। सर ने जो बहुत अच्छा बताया कि भाई क्वालिटी टाइम, कभी कभी हम पेरेंट्स भी ये गलती कर देते कि मेरे बच्चे को भाई ट्यूशन में या स्कूल में 2 घंटे प्रैक्टिस कराओ, 3 घंटे कराओ। आई थिंक सर वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। क्वालिटी टाइम अगर 1 घंटा भी प्रॉपर फोकस के साथ अगर वो बैठ जाता है तो शायद 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है। यस सर। राइट, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है कि भाई इंटरेस्ट आ जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो बने, ये वायरल हो, ये रील पहुँचे लोगों तक कि भाई स्कूल है, कोचिंग क्लासेस है, जितने भी टीचर्स हैं, अगर आप सही में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, पढ़ाओ मत, इंटरेस्ट जगाओ।
क्या करें कि हम इंटरेस्ट ला दे। बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम रात तक लेट जागो, पेरेंट्स को बोलना नहीं पड़ेगा कि एक्स्ट्रा बिठा के रखो, एक बार इंटरेस्ट आ गया काम अपने आप हो जाएगा। फ्रेंड्स, यही बातें जिस तरह से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये एपिसोड भी हम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में सर का इंटरेस्ट है आज उनको मौका मिला है उसके बातें शेयर करने का, और इसीलिए इनके इंटरव्यू, इनके क्वेश्चन, सवाल जवाब लोगों तक पहुंचने चाहिए। सर, अभी एक चीज़ है, बच्चों या पेरेंट्स ये कॉमन बातें शेयर करते हैं कि सर क्लास में तो बच्चे समझ लेते हैं, मगर जैसे ही घर पर पहुंचते हैं या फिर एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? सर ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ये। अब तक मैं 7 साल में जितने भी टाइम मैंने पढ़ाई, जितने बच्चों को पढ़ाया है, वो उसमें से 50% बच्चे तो ऐसे होते ही होते हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि सर ये एग्जाम में भूल जाता हूँ। अच्छा सर, अभी क्लास में तो समझ में आ गया, लेकिन घर पे जो आपने जो होमवर्क दिया ना वो मैं नहीं कर पाया, भूल गया हूँ। उसका ये रीज़न है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो क्विक रिविजन मांगता है। अच्छा, अगर आप क्लास में अभी पढ़ाई करोगे तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से या अच्छे एनवायरनमेंट में आप पढ़ रहे हैं। राइट। फिर जब आप घर पे पढ़ना शुरू करोगे तब आपके सामने रियल प्रॉब्लम्स आने लगेंगे। तो वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने के लिए कोई नहीं है, एक आपके दिमाग में ये चीज़ है कि वो प्रॉब्लम आपको खुद को ही सॉल्व करना है। तो अगर आप घर पे जाके तुरंत उसको रिवाइज कर लोगे तो आपके दिमाग में एक पैटर्न फिट हो जाएगी कि ये दूसरी बार हो चुका है। प्रॉब्लम ये इसलिए आती है कि क्यों हम घर जाके भूल जाते हैं, क्योंकि क्लास में जो चीज़ करवाई है वो हम 3 या 4 दिन बाद उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट। 3 या 4 दिन बाद रिवीजन शुरू करते हैं, या कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जब वीकली टेस्ट आएगी, संडे आएगा, या जब स्कूल में यूनिट टेस्ट आएगी तब उस चैप्टर को वापस उठाते हैं। तो ऐसे केस में आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आपको क्लास में समझ में आया था लेकिन आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर अभी पढ़ाई की है फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए घर पे जाओ, 1-2 घंटे बाद फ्रेश हो जाओ और ब्रेनस्टॉर्मिंग दिमाग में करो कि आज मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक ट्रेन वाला सम पढ़ा था, ट्रेन में इस तरीके से इक्वेशन बनाया था, वो दिमाग में एक बार हमने सोच लिया तो भी आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। राइट। सो द क्रक्स और जो बोले निचोड़ इस सवाल का जो जवाब है सर ने वो बताया, दैट इज़ क्विक रिविज़न। सर, मैंने जब मैं बच्चों के साथ स्कूल में ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूं तो वहां पर मैं मेमोरी ग्राफ करके उनको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि हमारा जो दिमाग है वो जो कुछ भी आज हम पढ़ते हैं वो 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स वो 80% भूल जाता है। हाँ। राइट। तो ये साइंस है, ब्रेन का ये रूल है। तो वो 80% जो लॉस हो जाता है अगर वो विद इन 24 आवर अगर एक बार देख लिया जाए तो वो लॉस कम हो सकता है। सही बात है। और वही सर जो आपने बताया कि भाई स्कूल में या ट्यूशन में जब आप लेक्चर तो अटेंड करते हो लेकिन घर पर जाकर वो एक बार कर लेते हो तो शायद ये जो प्रॉब्लम है घर जाकर भूल जाना वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। शायद ये एक सवाल के जवाब से भी हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये हेल्प मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, ये आप बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। सर, एक चिंता वाली बात पेरेंट्स को रहती है यार, बच्चों को भी रहती है कि प्रैक्टिस तो कर लेते हैं लेकिन जब स्कूल का रिजल्ट आता है, टेस्ट का रिजल्ट आता है तो मार्क्स क्यों नहीं आते, उसका क्या जवाब है सर? सर ये एक, मैं तो बोलता हूँ ये पूरे भारत का सवाल है कि मेरा बच्चा प्रैक्टिस भी अच्छे करता है, डिसिप्लिन भी है, क्लास में पढ़ाई भी अच्छी करता है, घर पे भी बहुत मेहनत करता है लेकिन मार्क्स नहीं आते हैं। तो सर इसके लिए मैंने एक 2-3 साल पहले एक मार्क्स साइकिल मैंने बनाया था, ये खुद बनाया था कि मार्क्स गेन करने का साइकिल कैसा हो। तो आप ध्यान से समझिएगा इसको कि इसमें क्या है। ये 6 स्टेप में बटा हुआ है, मार्क्स साइकिल है वो। उसमें सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो लर्निंग का आएगा। ओके। कि क्या आपकी लर्निंग है वो ठीक से हुई है कि नहीं हुई। राइट। फिर दूसरा जो स्टेप आएगा वो अंडरस्टैंडिंग का आएगा कि जो आपने सीखा है वो आपने समझा है कि नहीं समझा है। राइट। और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा प्रैक्टिस का, कि अब आपने जो समझ लिया है उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, है ना। और चौथा पार्ट कब आएगा कि जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे तब हमको उसका रिवीजन चाहिए होगा। तो चौथा पार्ट हमारा बन जाएगा रिवीजन का। उसके बाद 5वां पार्ट आएगा वो है राइटिंग प्रैक्टिस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो स्टूडेंट है वो स्किप कर देते हैं। आप देखना पेरेंट्स भी ऐसा हर बार बोलते हैं कि मेरा बच्चा ना मैथ्स पढ़ता है। हाँ। तो इसमें ये राइटिंग प्रैक्टिस वाला जो पोर्शन है वो मिस कर देता है। और सबसे आखिरी वाला पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है पेपर राइटिंग प्रैक्टिस। राइट। अब आप बोलेंगे कि सर राइटिंग प्रैक्टिस और पेपर राइटिंग प्रैक्टिस में क्या फर्क है। राइट। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर मैं आपको गाड़ी सिखाना
चलाना सिखाता हूँ सर। Right. तो पहले क्या होगा कि मैं आपको ट्रैक पे सिखाऊंगा। Right. 10 दिन हम लोगों ने गाड़ी चलानी सिखाई। अब जब मैं आपको सीधा ट्रैफिक में छोड़ दूंगा तो क्या आप स्मूथली चला पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गाड़ी चलाना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमको ट्रैफिक में चलानी तो आती है पर ट्रैफिक में चलानी नहीं आती है। तो हम घर पे तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करने की प्रैक्टिस की है? सो ये 6 स्टेप में से अगर आप कोई भी स्टेप है वो मिस कर देते हो तो अच्छे काम करने के बावजूद भी हमको मार्क्स आते नहीं है। सो ये एक साइकिल है जो कि पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। अब इसमें एक टर्निंग पॉइंट ये है सर कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 6 के 6 साइकिल कंप्लीट करते हैं। अरे वाह। पर वो दिखाने के लिए फिर भी मार्क्स नहीं आते। अच्छा। अब इसमें मैं आपको समझा दूँ कैसा होता क्यों है। अब ये जो 6 काम है ना वो ईमानदारी के साथ नहीं होते। जैसे क्लास में बच्चा मुझे बोल रहा है कि सर मैंने अच्छे से लर्निंग की है, पर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब बीच बीच में वो कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। Right. तो लर्निंग ही ठीक से नहीं हुआ तो अंडरस्टैंडिंग का तो सवाल ही नहीं आएगा सर। और अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक से हो रही है और प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो बात है वो वहाँ पे वापस मिस हो जाएगी। सो ये जब तक आप इन 6 स्टेप को फॉलो नहीं करोगे, और अगर आपने 6 स्टेप को फॉलो कर लिया तो कोई भी मीडिएटर से भी नीचे बच्चा है जिसको एवरेज से भी कम मार्क्स आते हैं, आई एम डैम श्योर कि वो अबव 80% मार्क्स लाने की कैपेबिलिटी है वो गेन कर लेगा सर। दैट इज फॉर श्योर सर। राइट। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब आप ये वीडियो देखें तो ये लास्ट क्वेश्चन के आंसर को बार बार रिपीट करके देखें, क्योंकि सर ने जो पहले लास्ट में बताया कि 6 स्टेप कर लेते हैं लेकिन अगर वो ऑनेस्टी के साथ नहीं हुए होंगे तो रिजल्ट नहीं ही आने वाला। ऑनेस्टी का मतलब ये होता है जो भी स्टूडेंट ये सुन रहे हैं, अपने टीचर को दिखाने के लिए मत पढ़ो, पेरेंट्स को खुश करने के लिए मत पढ़ो, अपने आप ऑनेस्ट रहने के लिए पढ़ना है हमें। एंड दैट्स वाई जब आप ऑनेस्टी के साथ ये 6 स्टेप जो सर ने बताए, साइकिल, मार्क्स साइकिल, उसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। और सर ने जो अगले बताया कि भाई जो ट्रैफिक वाला एग्जाम्पल, वो तो सर इतना बढ़िया था कि हर बच्चे को वो समझ में भी आ जाएगा कि उनको कैसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मेरी लाइफ का सर एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज इन बोर्ड तो मेरे सर ने ये ऐसा सिखाया था और मैंने ऐसी प्रैक्टिस की थी कि भाई मान लीजिए जो भी बच्चे बोर्ड में होते हैं और बोर्ड की एग्ज़ाम का टाइम है 10 to 1 एग्जाम्पल, हाँ, तो हमें जो घर पर प्रैक्टिस करनी है बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले के दिनों में वही टाइम पे करनी है कि भाई हम 10 बजे पेपर लिखने बैठेंगे, 1 बजे हमारा पेपर खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर जब ऐसा करते हैं तो हमारी जो बायोलॉजिकल साइकिल है, मे बी कोई बच्चे को उस टाइम पर भूख लगती है, हाँ, नाश्ता खाने का मन होता है, तो वो उसी टाइम पर चेक किया जाता है। मगर काफ़ी बारी जब बच्चे किसी को 10:30 बजे कुछ खाने का शौक है, उसको हैबिट है, और जैसे ही बोर्ड की एग्जाम में चला गया और 10 to 1 अब कुछ खाने को नहीं मिलने वाला, उसका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। बहुत ही अच्छे से समझाया सर आपने। कुछ लोगों को इस टाइम पे सोने की आदत होती है, हाँ, दोपहर को 1 बजे, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जब हम नींद में होते तब हमको आंसर भूल जाते हैं हम लोग। तो बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि उसी टाइम पे अगर ये प्रैक्टिस करवाई जाए तो भी बहुत ही फायदा हो सकता है स्टूडेंट। राइट सर, वो एक था। और दूसरा सर जो इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों को सुनने के लिए कि अलार्म, कि फॉर एग्जाम्पल जब हम बोर्ड की एग्जाम में जाते हैं तब तो हमारे लिए 3 घंटे के लिए सुपरवाइजर और वो लोग रहते हैं, हाँ, लेकिन जब बच्चे घर पर प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं प्रैक्टिस करता था मेरे दिनों में, तो सर उस टाइम पे अलार्म आता था बड़ी आवाज़ करने वाला, हाँ, तो 10 बजे अलार्म रख दिया, 3 घंटे के बाद 1 बजे अलार्म बजेगा ही बजेगा। अब उस टाइम पर 5 मार्क्स का रह गया, 10 मार्क्स का रह गया, ऑनेस्टी के साथ में खड़ा हो जाता और मुझे पता चलता भाई मेरा इतना रह गया है, तो दूसरे पेपर में मेरी प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ा देता। तो सर आपने जो बताया ना ट्रैफिक वाला एग्जाम्पल, वो सही में इतना ज़रूरी है, और सभी स्टूडेंट को सिर्फ वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और बोर्ड की एग्जाम नहीं, घर पर खुद ऑनेस्टी के साथ जब आप अपने खुद के टीचर बन जाओगे ना, तो शायद काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर मैं भी पिछले 14 सालों में ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स को मिल चुका होगा, उतना है अनुभव हो चुका है। अब एक शब्द बार बार पेरेंट्स और स्टूडेंट रिपीट करते हैं, सर मैं मैथ्स तो कर लेता हूँ लेकिन सिली मिस्टेक्स होती है। सबसे पहले ये सिली मिस्टेक क्या होती है, किसको सिली मिस्टेक बोलते हैं और उसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे? सर इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही सही जवाब है। देखिए सिली मिस्टेक्स है ना, वो 2 लोग करते हैं। एक तो जिनको मिस्टेक क्या है वो पता है वो भी करते हैं, और दूसरा जिनको पता ही नहीं है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, जो ऐसा स्टूडेंट है कि बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला रहा है
लेकिन 3-4 मार्क्स की मिस्टेक करके आ जाता है। दैट मीन्स वो क्या मिस्टेक कर रहा है वो उसको पता है, लेकिन एट द टाइम उसको पता नहीं है। राइट। जब मिस्टेक हो जाने के बाद वो जब क्लासरूम से बाहर आता है तब उसको पता चलता है। तो इसका रीज़न ये है कि जितना भी हम लोग पेपर लिखते हैं वो पेशेंस के साथ हमको लिखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके अंदर पेशेंस होगा उतनी आपकी एक्सपर्टीज़ है वो उसके अंदर आती जाएगी और परफेक्शन है वो आता जाएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मैथ्स के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप के ऊपर से ही आता है। ऊपर से ही आता तो जब तक आप प्रीवियस स्टेप का क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप सही किया है कि गलत किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर। एक एवरेज टीचर है, वो डेली के क्लास के अंदर 10 से 15 सम करवाते होंगे। ओके। और ऐसे वो 5 क्लास लेते होंगे, मतलब डेली के 50 सम करवाते होंगे और ऐसे महीने के बहुत सारे सम हो गए। इसमें से रेयरली आपको 3 से 4 ऐसी मिस्टेक्स दिखेगी जो सर ने बोर्ड पे की है। राइट। तो ये क्या रीज़न है कि सर मिस्टेक ही नहीं करते हैं 1500 सम करवाने के बाद भी? राइट। तो हर एक सर की ये पैटर्न रहती है, हर एक टीचर की पैटर्न रहती है कि जब भी वो 3rd नंबर का स्टेप लिखते हैं तो पहले वो 2nd नंबर के स्टेप को दिमाग में ही वेरीफाई करते हैं कि क्या मैंने ये तो सही लिखा है ना। अगर स्टूडेंट ये चीज़ सीख ले, ये शुरुआत में टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो विदिन अ सेकंड हो जाता है। हो सकता है। तो अगर स्टूडेंट ये चीज़ सीख ले तो ये सिली मिस्टेक वाला पोर्शन है, सिली मिस्टेक माइनस प्लस में ही होती है तो दूर हो जाएगी। दूसरा स्टूडेंट ये है कि जिसको पता ही नहीं है कि वो मिस्टेक कर रहा है, इस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बेसिक है, जो मैथ्स की कुर्सी के 4 पहिए है, जो 4 वो है मैथ्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसकी जो ऑपरेशनल थिंग्स है वो उसको समझनी पड़ेगी। क्योंकि वो गलती है वो उसको पता ही नहीं है, वो गलत जगह पे कट कर दे रहा है, गलत जगह पे प्लस में आंसर आ रहा है तो माइनस में लिख रहा है, मतलब उसको उसके बारे में पता ही नहीं है। सो ऑपरेशनल थिंग सीखने के बाद ही आप मैथ्स की बुक है वो हाथ में ले सकते हैं। राइट। सर ने जो बताया, अगर यहाँ पर आपके बच्चे 1st स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड के हैं तो ध्यान से गौर कीजिएगा कि सर ने जो बताया कि जो मैथ्स के जो 4 मेन चीज़ है, राइट, एडिक्शन, सब्सट्रैक्शन जो सर ने बताया, अब होता क्या है कि वो ही क्लियर नहीं हुआ होगा ना तो मैथ्स आगे जाके वीक ही होने वाला है। तो कुछ भी करें, स्कूल की हेल्प ले, एक्स्ट्रा घर में कोई एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, उनकी हेल्प ले, लेकिन वो उस कंसेप्ट को क्लियर करवाना, शायद सर आप जो बता रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स का बेस ही वही है। हाँ सर, राइट। आप कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट ले लीजिए, उसमें ये 4 चीज़ तो ये 4 साइन आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ इसमें सर मैं ऐड करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कोई चीज़ है ना तो वो माइंडसेट है सर। माइंडसेट, वाह। मैं हर एक स्टूडेंट को, जैसे मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर 80 आउट ऑफ 80 कैसे लाऊं, तो क्योंकि मेरी माइनस प्लस में कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाती है, तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि तुम ना इस बार अलग माइंडसेट से पेपर देने बैठो। माइंडसेट ऐसा बनाओ कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं माइनस प्लस में गलती नहीं करूंगा। अगर इस माइंडसेट के साथ आप बैठे हो तो दिमाग आपको बार बार ये चीज़ याद करवाता रहेगा कि आज माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं करनी है। और स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सोच के बैठते हैं कि आज मेरे से माइनस प्लस की मिस्टेक हो जाएगी और ये मिस्टेक करवाता है सर। तो माइंडसेट है वो एवरीथिंग है। सर ने जो बताया कि आजकल पिछले काफ़ी सालों से पॉजिटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो जब एक टीचर खुद इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उस छोटी एज के टीनेजर्स के स्कूल गोइंग स्टूडेंट के साथ वो डालेंगे कि भाई मैथ्स ईजी है, मैथ्स हो सकता है, तुम भी कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ने जो बताया कि भाई आज विदाउट एरर तुम जितना करोगे तो डेफिनेटली वो सिली मिस्टेक भी नहीं होगी। तो एक टीचर जिस तरह से बोल रहे हैं, पेरेंट्स, स्कूल के टीचर सभी अगर यही माइंडसेट बच्चों के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो शायद बच्चे भी उसको टेक इट इजी ले लेंगे, इतना बड़ा हाउ उनके अंदर क्रिएट नहीं होगा। सर ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को लेकर। आजकल सर जो ट्रेंड हो चुका है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास है कि पेरेंट्स भी बोलते हैं और बच्चे भी आजकल तो ऐसा बोलने लगे हैं कि मैं घर पर जाकर यूट्यूब से सीख लूँगा। आपका क्या कहना है, यूट्यूब से कैसे सीख पाएंगे बच्चे? सर पहली बात ये है कि मेरे हिसाब से यूट्यूब से सीखना बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है सर यूट्यूब। राइट। और जितना आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे उतना अच्छा भी है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है सर। जैसे कि यूट्यूब से अगर आप सीखोगे तो यूट्यूब क्या करता है, जो चीज़ आपने पूछी है वो वही चीज़ बताएगा। जैसे आपने एक एक्सरसाइज का 3rd नंबर का क्वेश्चन बताया तो वो आपको समझा देगा। अब यूट्यूब क्या एक ड्रॉबैक बताओ कि उसको ये नहीं पता है कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, उसने खाली आपको समझा दिया, राइट है ना।
तो यही चीज़ अगर आप टीचर के पास जाते हो तो टीचर आपके प्रीवियस सम को देखेगा और ये समझेगा कि आप बार बार कौन सी मिस्टेक कर रहे हो जिसके कारण आपको ये सम नहीं आ रहा। सो इस हिसाब से यूट्यूब के कंपैरिजन में टीचर के पास जाना है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आप अपनी नोट्स में से देखें कि आपने पहले ये सम कैसे अटेंड किया था। यूट्यूब अच्छी बात है, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि जब आपके पास टीचर भी अवेलेबल नहीं है और आपकी नोट्स भी अवेलेबल नहीं है तब आप यूट्यूब के पास जा सकते हो सर। सो उसको लास्ट ऑप्शन में रखेंगे तो ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से सर। सर आपने जो बताया बहुत इम्पोर्टेंट है कि यूट्यूब ये वन वे कम्युनिकेशन होगा, वो सिखा रहा है, आप कितना सीख रहे हो वो शायद बच्चों को यूट्यूब को पता नहीं चलेगा। हाँ सर, राइट। और एक रियल टीचर जब सामने होता है बच्चों के साथ तो जो अकाउंटेबिलिटी होती है, कितना आया कितना नहीं आ रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, शायद वो यूट्यूब से नहीं हो पाएगा। जी सर। राइट। और आपने जो बताया कि भाई कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि भाई टीचर से सीखो, प्रैक्टिस करो और घर पर जाकर हेल्प ले सकते हो। हाँ सर। लेकिन यूट्यूब कैन नॉट रिप्लेस रियल टीचर। राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी सर। एग्जाम के टाइम पर रिवीजन कैसे करना चाहिए बच्चों को? सर एग्जाम का टाइम का जो रिवीजन है वो क्विक रिवीजन होना चाहिए। सो मेरे हिसाब से इसमें सबसे यूजफुल अगर कोई चीज़ रहती है तो वो खुद की बनाई हुई नोटबुक्स है सर। तो खुद की नोटबुक्स में से जितना पढ़ पाएंगे वही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। ग्रेट। सर बोर्ड में मार्क्स कैसे लाए, कैसे इंप्रूव करें? सर बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है वो आपको वापस आपके दिमाग में सेटल हुई है कि नहीं हुई है। सो वो जितना आप रिवाइज करते रहोगे नई चीज़ सीखने की जगह पे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा टू गेट मार्क्स इन बोर्ड सर। ग्रेट। सर मैथ्स में लिखना ज़रूरी है या पढ़ना? सर मैथ्स में सबसे ज़्यादा लिखना ज़रूरी है। जितना आपकी पेन चलेगी उतना आपका दिमाग चलने लगेगा सर। बहुत ही सिंपल है ये। वाह, पेन चलेगी उतना दिमाग चलेगा। जी सर। ग्रेट टू नो। मैथ्स में बच्चों को डर क्यों लगता है? सर मैथ्स है वो ऐसा है कि आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड के अगर कॉन्सेप्ट्स है वो ठीक से नहीं आते हैं तो नए सम सीखने में आपको डर लगने लगेगा। सो जितना ज़्यादा आपको ये प्रीवियस स्टैंडर्ड का नॉलेज आता जाएगा उतना ज़्यादा मैथ्स में आपको मज़ा भी आता जाएगा। एक बार आप मैथ्स का कोई सम खुद से करके देखेगा वो अलग ही खुशी होगी सर। तो ये डर की बात है ही नहीं आई थिंक सर। वाह, ग्रेट टू नो। सर आज से 3 साल 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? सर मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि बहुत ही सारी जगह पे ये स्टूडेंट को मैथ्स अच्छे तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ये डर लग रहा है, ये पूरे देश में मैथ्स का ये प्रॉब्लम है सर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम टीचर्स को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। सो मैं चाहता हूँ कि हर एक टीचर को मैं ट्रेन कर पाऊँ कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाना चाहिए सर। और जहाँ से मैंने पढ़ाना सीखा है जिस इंस्टीट्यूट से, वहाँ के एक सर भी मुझे ये बोलते थे कि धार्मिक तुम ना मैथ्स पढ़ाना मत बच्चों को, मैथ्स कैसे पढ़ना है ना वो सिखाना। सो अगर ये ट्रेंड हम लोग चालू कर दें कि बच्चों को ये सिखाने लगे कि मैथ्स पढ़ना कैसे है तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं टीचर को इस तरीके से ट्रेन करना चाहता हूँ कि आप बच्चों को ये सिखाएं। ग्रेट। और क्यों स्कल्पचर सेलेक्ट किया सर? जर्नी कैसे रही आपकी? सर पहले साल की मैं बात करूँगा। पहले साल से ही यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट है और टीचर जो डिलीवर करते हैं वो टाइम कॉस्ट उसके खुद की चीज़ें देखे बिना ये डिलीवर करते हैं। और सेम वे मैंने ये देखा कि यहाँ पे बच्चे 4 बजे आते हैं और रात के 11-11 बजे जाते हैं। मतलब बच्चे के अंदर भी सीखने की वो भूख है सर। और ख़ास तरीके से जो टीम है वो काम करते हैं इस बच्चों के पीछे। मतलब जब तक उसका इम्प्रूवमेंट होता नहीं है तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। सो पैशनेट चीज़ यहाँ पे अगर कोई देखेगा तो वो यहाँ पे मिलेगी। इसीलिए मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे टिका हुआ हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। सर की जर्नी से दोस्तों ऐसा कहूँ कि 7 साल का जो निचोड़ है वो शायद हम आप लोगों के साथ 20, 25, 30 मिनट में शेयर करेंगे, मगर ये इतना अच्छा अनुभव हर एक टीचर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा, खास कर मैथ्स को लेकर। तो यही हमारा उद्देश्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर मैथ्स का फोबिया जो है उसको दूर करें। और आज के इस एपिसोड में सर ने हमें बहुत अच्छे से आंसर दिए। सर थैंक यू सो मच कि आप आज हमारे इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट बने। एंड सभी व्यूअर्स को जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, लोगों तक ये बातें ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि मैथ्स से लोग डर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।